हेलो साथियों, आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल चैन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की सेवा में भारतीय इतिहास की कहानी का पार्ट 4 लेकर के हाजिर हूँ। मित्रों, इसके पूर्व में हम लोगों ने भारतीय इतिहास की कहानी का पार्ट नंबर 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अर्थात आप लोगों के बीच में हमारे इस चैनल के माध्यम से 3 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। मित्रों, इन 3 वीडियो में हम लोगों ने भारतीय इतिहास को एक कहानी का रूप देकर पढ़ने का प्रयास कर रहे थे और उन्हीं मूल बिंदुओं को शामिल किए थे जो वास्तव में चर्चित बनी रही हैं और इतिहास में इनकी बहुत ही विस्तार रूप से चर्चा किया जाता है। तो मित्रों, इसके पूर्व में भारतीय इतिहास की कहानी का पार्ट 3 में जो लास्ट उसकी बिंदु थी वो था मित्रों मध्यकालीन इतिहास। अब देखिएगा मित्रों, जब भारत में मध्यकालीन इतिहास का उदय हुआ उस समय दक्षिण में शासन, सल्तनत काल, मुगल काल अर्थात माना जाता है कि मध्यकालीन इतिहास का संपूर्ण प्रकोप जो है उत्तर भारत में दिखाई देता है। मित्रों, एक बात बता दूं आपको, जिस समय हमारे उत्तर भारत में सल्तनत काल का और मुगल काल का बोलबाला था, उस समय माना जाता है कि हमारे दक्षिण में एक ऐसे साम्राज्य का विस्तार हुआ था जिस साम्राज्य को हम मराठा साम्राज्य के नाम से जानते हैं। अब बात आती है मित्रों कि मराठा जो साम्राज्य था इसके संस्थापक कौन थे? तो बड़े ही योद्धा शिवाजी थे। माना जाता है कि शिवाजी जो थे उन्होंने दक्षिण भारत में एक ऐसे समृद्ध तथा शक्तिशाली साम्राज्य का विस्तार किए थे जिसे हम मराठा साम्राज्य के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों, शिवाजी के जीवन पर 2 शब्द प्रस्तुत करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, माना जाता है शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी को होती है। कहाँ पर होती है मित्रों? तो शिवनेर में होती है। अब बात आती है, इनकी जो समय था वह 1627 से लेकर 1680 के बीच रहा और माना जाता है इनके पिताजी का नाम शाह जी था और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। अब बात आती है दोस्तों, शिवाजी के 2 गुरु माने जाते हैं। एक जो संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें हम दादाजी कोटदेव के नाम से जानते हैं, और एक गुरु हैं जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हैं जिनका नाम रामदास है। अब बात आती है मित्रों कि शिवाजी के पत्नी का नाम, शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई थी। 1640 ईस्वी में शिवाजी के साथ इसकी शादी की जाती है और माना जाता है मित्रों कि शिवाजी ने अपने जीवन काल में 7 शादियां किए थे। ठीक है, अर्थात इनकी कितनी पत्नियां थीं? तो 7 पत्नियां थीं। अब बात आती है मित्रों, जो इसके बाद का जो बिंदु है, जिस बिंदु का नाम है राजपूत। अब देखिएगा मित्रों, राजपूत क्या थे? तो माना जाता था ये जो राजपूत थे वास्तव में इनके अंदर शत्रुओं से लड़ने की काफ़ी क्षमता छिपी हुई थी और इन लोगों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए तथा अपने जो इनका छोटा छोटा साम्राज्य था, इस साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ये राजपूत आपस में ही संघर्ष करते थे और अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे, अपने राज्य के विस्तार को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। माना जाता है कि इनका जो उदय देखने को मिलता है वो 7वीं ईस्वी से लेकर 12वीं ईस्वी तक मिलता है। कब मिलता है मित्रों? तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब बात आती है मित्रों, देखिएगा कि अब राजपूत काल कब से कब रहा, अर्थात इस
भारत में राजपूत काल किसे कहा जाता है, अर्थात इसकी समय सीमा क्या थी। तो देखिएगा मित्रों, एक राजा थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। नाम सुने होंगे, इसके पूर्व में भी हम लोगों ने वर्णन किया है इस पर। हर्षवर्धन को माना जाता है कि जो हर्षवर्धन थे, इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु कब होती है तो 647 ईस्वी में होती है। तो देखिएगा 647 ईस्वी से लेकर के, और हिंदुओं के एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक जिनका नाम पृथ्वीराज चौहान है, और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कब होती है मित्रों तो 1192 ईस्वी में होती है। अर्थात 647 से लेकर के 1192 का जो बीच का जो समय रहा, उसी समय को हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं। अब बात आती है मित्रों, नेक्स्ट बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट किन बिंदुओं को इस आधुनिक भारत में शामिल किया गया है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, अब है अंग्रेजों का शासन। माना जाता है कि बहुत समृद्धशील परिपूर्ण अंग्रेजों का शासन रहता है, और माना जाता है कि अंग्रेजों का जो प्रकोप है वो संपूर्ण भारत पर दिखाई देता है। अर्थात अंग्रेज जो है संपूर्ण भारत पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। इसके बाद क्या होता है, धर्म सुधार आंदोलन। अब देखिएगा मित्रों, धर्म सुधार आंदोलन जो है एशिया से शुरू होता है, अर्थात एशिया से प्रारंभ होता है, और संपूर्ण विश्व में वह धर्म सुधार आंदोलन का प्रकोप दिखाई देता है। मित्रों, तो माना जाता है धर्म सुधार आंदोलन क्यों चलाए गए, तो धर्म सुधार आंदोलन चलाने का मात्र एक ही उद्देश्य था दोस्तों, क्योंकि उस समय जो हमारे भारत में रहने वाले लोग थे वो धर्म के प्रति विह्वल हो गए थे। अर्थात धर्म में इतनी कुरीतियां आ गई थी, इतनी बुराइयां आ गई थी, जिनको दूर करना हमारे भारत के जो समाज सुधारक थे उनका वे अपना उद्देश्य मानने लगे, और उन लोगों ने ही धर्म सुधार आंदोलन को चलाया। अब बात की ओर बढ़ते हैं और देखिएगा इस बिंदु में शामिल किया गया है कांग्रेस को। अब बात आती है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो मित्रों इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। इसके संस्थापक किसे माना जाता है, तो मित्रों इसके संस्थापक A.O. ह्यूम को माना जाता है। और माना जाता है मित्रों कि इसकी स्थापना किस स्थान पे हुई, तो मुंबई में एक विश्वविद्यालय था, जिस विश्वविद्यालय का नाम गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है, जिसके संस्थापक A.O. ह्यूम को माना जाता है। और इसकी स्थापना बम्बई में एक विश्वविद्यालय था, जिस विश्वविद्यालय का नाम गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ पर अर्थात इस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके बाद देखिएगा मित्रों नेक्स्ट बिंदु को, तो गांधी अर्थात महात्मा गांधी की एंट्री होती है। माना जाता है दोस्तों कि जो महात्मा गांधी थे वो 1893 ईस्वी में, कब देखिएगा कि 1893 ईस्वी में किसी केस के सिलसिले में ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, और जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं मित्रों, तो रास्ते में एक घटना घटती है जो महात्मा गांधी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट होती है। होता क्या है मित्रों कि महात्मा गांधी जो है रेल का टिकट लेकर के रेल पर चढ़ते हैं और कुछ ही दूरी तय करते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ों का जो गोरा और काले का जो भेदभाव था वो सामने निकल करके आता है, और काफ़ी फटकार लगाई जाती है अंग्रेज़ों द्वारा महात्मा गांधी को। और
बीच रास्ते में ही इनको ट्रेन से उतार दिया जाता है। मित्रों, उस समय महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा था और उन्होंने मन में ही संकल्प किया था कि अंग्रेज़ आज तुम मुझे इस ट्रेन से उतार रहे हो और आने वाले समय में मैं तुम्हें अपने भारत देश से ही निकालूंगा। तो मित्रों, ये माना जाता है कि महात्मा गांधी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। तो बात आती है कि किसी केस के सिलसिले में महात्मा गांधी जो है 1893 ईस्वी में कहाँ जाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। अब देखिएगा मित्रों, दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद वहाँ से ही भारत के लोगों के लिए कई प्रकार की पत्रिका को निकालते हैं और अपना प्रभाव भारतीयों पर अपना छाप छोड़ते हैं। अब बात आती है मित्रों कि महात्मा गांधी की वहाँ से वापसी कब होती है, तो माना जाता है 9 जून 1915 को महात्मा गांधी का एंट्री होता है पुनः कहाँ, भारत में। अब जब भारत में आते हैं तो भारत में आने के बाद अपने जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद उनका जो दौर था भारत स्वतंत्रता प्राप्ति का, वह जो है महात्मा गांधी पूरे तन मन धन से लग जाते हैं। कई प्रकार के आंदोलनों को शुरू करते हैं तथा भारत को आज़ाद कराने का प्रयास करते हैं। अब बात आती है मित्रों कि नेक्स्ट किस बिंदु को शामिल किया गया है, तो देखिएगा मित्रों, नेक्स्ट जो बिंदु है उस बिंदु का नाम है स्वतंत्रता संघर्ष। अब बात आती है मित्रों, अब देखिएगा कि भारत में जो अंग्रेज थे वो वास्तव में इनका पूर्ण रूप से दबदबा बन चुका था, अर्थात भारतीयों पर हुकूमत कर रहे थे और माना जाता है कि धीरे धीरे भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही थी। अब होता क्या है कि भारत में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ किया जाता है और इस स्वतंत्रता संघर्ष को हम मित्रों 3 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। पहला चरण क्या होता है? पहला चरण जो था दोस्तों वो था 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी का पहला चरण था, जिसे उदारवादी चरण कहा जाता है। मित्रों, क्या होता है कि जब 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है और ये जो समय का जो क्रम था वो चलता रहता है, 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। तो माना जाता है कि 1885 से लेकर 1905 ईस्वी के बीच में भारत के जो नेता थे, जो क्रांतिकारी थे, वे उदारवादी थे। उदारवादी अर्थात उदार भावना को लेकर के स्वतंत्रता की मांग करते थे अंग्रेजों से। दूसरा चरण प्रारंभ होता है मित्रों, देखिएगा कि 1905 से 1919 तक अमृतसर जलियांवाला हत्याकांड। अब देखिएगा मित्रों, जो दूसरा चरण स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ होता है वो वास्तव में अंग्रेजों के दिल को दहला देने वाला चरण था। दोस्तों, होता क्या है कि इसमें जितने भी नेता या भारत के तरफ से जो क्रांतिकारी थे, जो स्वतंत्रता प्राप्ति चाहते थे, वे लोग क्या किए कि देखिएगा 1905 से लेकर के 1919 के बीच में आप जानते हैं कि 1919 में अमृतसर पंजाब में एक घटना घटी थी जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इतिहास में बहुत ही फेमस घटना है ये दोस्तों। तो दूसरा जो चरण था जिसे हम क्रांतिकारी चरण का भी नाम देते हैं, इस चरण में वास्तव में भारतीयों के अंदर काफ़ी राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो बढ़ गई थी। अब जो तीसरा चरण होता है मित्रों, वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो देखिएगा 1919 से लेकर के 1947 तक चलता है। इसे कहा जाता है गांधी युग। अब देखिएगा मित्रों, 1919 से लेकर के जो 1947 के बीच में ये क्रम चलता है वो वास्तव में अंग्रेजों को एकदम मजबूर कर देता है भारत को छोड़कर पुनः ब्रिटेन लौटने पर।
मित्रों क्या होता है, महात्मा गांधी के द्वारा कई प्रकार के आंदोलन चलाए जाते हैं और आंदोलनों के साथ साथ जो भारतीय थे वो वास्तव में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। और माना जाता है कि काफ़ी लोग एकजुट होकर के, एक मत होकर के स्वतंत्रता संघर्ष कर रहे थे, स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। और जो 1919 से लेकर के 1947 के बीच जो दौर था, जो चल रहा था, उसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो कई प्रकार के आंदोलन चलाए गए। हम लोग जो है इस पर बहुत ही विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु पर एक एक वीडियो लाएंगे आप लोगों के बीच में, जो बड़ा ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अब बात आती है नेक्स्ट बिंदु। तो नेक्स्ट बिंदु देखिएगा 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र भारत। अब देखिएगा महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया भारत को छोड़कर जाने के लिए। मित्रों आप लोगों को बता दें, आप लोगों को अभी यहाँ इस एक बिंदु पर बताया जब महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं पर हमने एक चर्चा किया कि महात्मा गांधी जब 1893 में दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, उस समय वो रास्ते में जो था एक घटना घटी थी। तो उस घटना में महात्मा गांधी के दिल पर उनके ठेस पहुंचा था और उन्होंने मन में ही संकल्प किया था कि आज तुम मुझे ट्रेन से उतार रहे हो, कल तुम अंग्रेजों को हम भारत से निकालेंगे। तो देखिएगा जो गांधी युग था वास्तव में बड़ा ही व्यापक युग था और काफ़ी लोगों को, मतलब कि काफ़ी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया महात्मा गांधी ने और स्वतंत्रता की मांग की और सफल भी रहे। मित्रों नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र भारत। अर्थात 15 अगस्त 1947 को हमारा यह भारत, प्यारा भारत स्वतंत्र हो जाता है तथा जो अंग्रेज थे उनकी सत्ता पूर्ण रूप से भारत से समाप्त हो जाती है और भारत में रहने वाले जो लोग थे वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। तो मित्रों जो भारतीय इतिहास की कहानी थी वो यहीं तक थी, यहीं तक हम सीमित रखते हैं। मित्रों देखिएगा कि इस कहानी के जो 4 पार्ट आप लोगों के बीच में इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया गया है, वास्तव में आप लोगों को एक ऐसे इतिहास को पढ़ने का तरीका बताएगा दोस्तों जो काफ़ी आप लोग इंजॉय लेकर के इस चीज़ को पढ़ेंगे। क्योंकि देखिएगा मानव की उत्पत्ति से लेकर के स्वतंत्र भारत तक हमने इस कहानी में इन बिंदुओं को हमने शामिल किया। तो मित्रों इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे इतिहास को जानने के लिए, भारतीय इतिहास को जानने के लिए और एक एक टॉपिक, एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा इतिहास को जानने के लिए हमें जो भारतीय इतिहास को जब भारतीय इतिहास को पढ़ना है तो ऐसे कंडीशन में हम संपूर्ण भारतीय इतिहास को 3 भाग करके पढ़ सकते हैं। पहला भारत का प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक भारत। मित्रों आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं। तो मित्रों अब नेक्स्ट वीडियो जब मैं आप लोगों के बीच लेकर के आऊँगा तो वो आधुनिक भारत का होगा, क्योंकि यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मित्रों यदि हमारी यह मेहनत और हमारे टीम की मेहनत अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।